हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी हिस्ट्री विद मी। तो मैं आज आपके लिए फिर से अपने आंसर राइटिंग प्रोग्राम में अपने हिस्ट्री ऑप्शनल में एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है भू राजस्व व्यवस्था। इस टॉपिक को मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आपको समझने में इजी हो। तो मैं पहले पार्ट में इसको समझाऊंगी कि ये जो स्थायी बंदोबस्त है ये कैसे आया था। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगी आपको कि स्थायी बंदोबस्त की संरचना कैसे हुई थी, उसकी कार्यविधि क्या थी, उसके क्या क्या कारक थे और उनका प्रभाव क्या पड़ा। तो मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगी और उसके बाद क्वेश्चंस कराऊंगी। तो पहले ये जो स्थायी बंदोबस्त कैसे आया था, किस तरीके से भू राजस्व व्यवस्था लाई गई थी, तो पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भू राजस्व व्यवस्था 1765 में बंगाल की दीवानी कंपनी को मिली थी। अब 1765 से पहले क्या हुआ था, बंगाल की दीवानी कैसे मिली थी कंपनी को? तो हुआ था युद्ध, बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध हुआ था। अब बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1784 में। और उसके बाद हुई थी इलाहाबाद की संधि। और इलाहाबाद की संधि किन किन के बीच में हुई थी? ये हुई थी जिसमें एक तरफ था क्लाइव कंपनी की तरफ से और दूसरा था शाह आलम II मुग़ल बादशाह और अवध का नवाब शुजा-उद-दौला। इन दोनों के बीच में हुई थी इलाहाबाद की संधि 1765 में। और इसमें क्या हुआ था? इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी, जिसमें जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए थे वो बनाए थे क्लाइव ने, रॉबर्ट क्लाइव। जब भू राजस्व व्यवस्था लाई गई थी तब इसको बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए थे। ये एक्सपेरिमेंट किए गए थे क्लाइव ने और वॉरेन हेस्टिंग ने कि कौन सी इनका मेन मोटिव था कि कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाए जिससे से ज़्यादा हमारे पास भू राजस्व आ सके। तो इसमें 3 पद्धतियाँ थी। पहली थी स्थायी बंदोबस्त, दूसरी थी रैयतवाड़ी व्यवस्था तथा तीसरी थी महालवाड़ी व्यवस्था। मेन पॉइंट है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लेकर आया था। द्वैध शासन प्रणाली में क्या हुआ था? इसमें जो भू राजस्व व्यवस्था थी वो तो भारतीय अधिकारियों को दिया गया था और जो निरीक्षण का काम था उसे यूरोपीय अधिकारियों को दिया गया था। पर जो यूरोपीय अधिकारी थे उन्होंने निरीक्षण का काम अच्छे से नहीं किया क्योंकि उनके पास ना तो अनुभव था और जो वो काम कर रहे थे उससे भ्रष्टाचार को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा था। और इसके कारण क्या हुआ? 1769 से 70 के बीच में बंगाल में एक भयंकर अकाल पड़ा था जिसमें 1/3 जनसंख्या नष्ट हो गई थी। और जो क्लाइव था जो ये पद्धति लेकर आया था द्वैध शासन प्रणाली, इसके कारण कृषि अर्थव्यवस्था भी बिल्कुल खराब हो गई थी और जो कंपनी के व्यापारी थे और जो कंपनी के शेयरधारक थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। जो भी लोग थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के, वो क्लाइव की इस पद्धति से असंतुष्ट हो गए थे। दूसरा मेन पॉइंट है यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग का। जब सारे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्लाइव से उसकी पद्धति से असंतुष्ट हो चुके थे तो वॉरेन हेस्टिंग्स को लाया गया था, वो एक नई भू राजस्व व्यवस्था ला सके, इसलिए वॉरेन हेस्टिंग्स को लाया गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया? जो भी गलतियाँ हुई थी उसको ठीक करने का प्रयास किया। सबसे पहले तो फार्मिंग पद्धति लेकर आए थे। फार्मिंग पद्धति में क्या था? ये एक नीलाम की पद्धति थी। इसमें जो भी सबसे ज़्यादा बोली लगाता था उसको अधिकार प्राप्त होता था। पर इस पद्धति से क्या हुआ? किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण हुआ। किसानों की जो ज़मीन थी उसकी भी बहुत ज़्यादा बोली लग जाती थी और उनके किसानों के हाथ से ज़मीन चली जाती थी और जो कृषि अर्थव्यवस्था थी वो भी काफ़ी दुष्प्रभावित हुई थी। वॉरेन हेस्टिंग 1772 में 25 साला ठेका योजना भी लेकर आया था। अब इस 25 साला ठेका योजना में
इसका नाम से ही पता चल रहा होगा, पंचसाला ठेका योजना। इसमें क्या गया था, 5 वर्षों के लिए भू राजस्व का प्रबंधन किया गया था। और इसमें हेस्टिंग्स ने मेन क्या किया कि जानबूझकर ज़मींदारों को दूर रखा गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भू राजस्व कंपनी के लिए रख सके। पर 1776 में हेस्टिंग ने पंचसाला योजना को समाप्त कर दिया और एक साला योजना को लेकर आया। एक साला योजना में क्या हुआ था कि जो 5 साल था उसको 5 साल से कम करके 1 साला कर दिया गया था, मतलब 1 साल की योजना बनाई गई थी। और जो पंचसाला योजना में ज़मींदारों को दूर रखने का प्रयास किया था हेस्टिंग्स ने, 1 साल में उन्होंने क्या किया, जो ज़मींदार हैं यही विशेषज्ञ होते हैं। इन लोगों को पता होता है कि मतलब किसान है, उनकी ज़मीन है, कौन सी ज़मीन अच्छी है, कौन सी बेकार है, तो ये विशेषज्ञ होते हैं, उनकी ज़्यादा अच्छी पकड़ होती है। इनकी जो पकड़ होती है वो बहुत मजबूत होती है, तो ज़मींदारों को दूर नहीं रख सकते। और जब तक ज़मींदार रहेंगे तो इनका काम इजीली होता रहेगा, इनको मतलब ज़्यादा घुसना नहीं पड़ेगा किसानों में। उसके बाद तीसरा मेन पॉइंट है लॉर्ड कॉर्नवालिस। वॉरेन हेस्टिंग की भी ये पंचसाला योजना और ये 1 साला योजना ज़्यादा अच्छे से चल नहीं पाई थी। उसके बाद आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये मेन था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ही बंगाल में भू राजस्व व्यवस्था को लेकर आया था, जिसमें स्थायी बंदोबस्त को लगाया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था 1886 में, और उसने आते ही एक बहुत अच्छा मॉडल, यही स्थायी बंदोबस्त, इसको विकसित किया, इसको बहुत अच्छे ढंग से चलाया। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मैं आज आपको इसमें बस एक इंट्रोडक्शन देना चाह रही थी कि किस तरीके से ये स्थायी बंदोबस्त को लाया गया। तो आई होप आप सबको ये क्लियर हुआ होगा। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखना, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखना, मुझे बताना लेक्चर कैसा लगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।